Welcome back, everybody. This is our 12th class in JEE Mains previous year question series 4, class 11th chapter System of Particle and Rotational Motion, also known as Rotational Mechanics. Before this, we have made 11 videos in this series for this chapter, and all of those videos can be found on our YouTube channel. Name of channel is Point Basic, and there is dedicated playlist for these videos, and name of that playlist is JEE Mains Previous Year Questions. We have also started similar series for NEET previous year, so you can go there on our YouTube channel and find those videos also. And if you like our work, then do like these videos, share them as much as possible, and subscribe to our channel, because when you share and subscribe, it helps a lot to motivate us. Also, if you want to support us financially, then you can scan any of these QR codes and donate whatever amount you want. With this amount, we will be able to have better computer hardware and better books or more questions, so we can provide you in future better videos with better resolution. So with this, let's start today's video. And I think we have covered up to question number 125 in total. This is 124. This is 125. And yes, today we are going to start with question number 126. So, as per statement, a particle is performing uniform circular motion, has angular frequency is doubled, and kinetic energy is halved. Then the new angular momentum. So, यहाँ पे आप ऐसे बोल सकते हो कि जो फ्रीक्वेंसी है, फाइनल फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड ऑफ इनिशियल, एंड जो काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल. देन द न्यू एंगुलर मोमेंटम. तो एंगुलर मोमेंटम के लिए हमें बताना है कि एंगुलर मोमेंटम में क्या चेंज आएगा, और आप ऑप्शन देखिए तो मीन्स ये ट्वाइस होगा, 4 टाइम्स होगा, या हाफ होगा, या 1/4 टाइम्स हो जाएगा एज पर ऑप्शंस. तो इस टाइप के जब भी आपको क्वेश्चन करने होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको क्वांटिटीज क्वेश्चन में मेंशन है वो नोट डाउन करना है. सबसे पहले आपको ओमेगा मेंशन है, काइनेटिक एनर्जी मेंशन है, और फाइनली आपको एंगुलर मोमेंटम यानी कि एल मेंशन है. तो इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको डायरेक्टली इंडिविजुअल का चेंज लेके नहीं चलना. आपको क्या करना होगा, तीनों के बीच में एक रिलेशन फॉर्म करना होगा, और जब आपके पास एक रिलेशन फॉर्म हो जाए तब आप उस रिलेशन के अंदर चेंजेस करोगे, एल्स आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा अगर आप इनके बीच में कोई रिलेशन फॉर्म नहीं करते. सो इन दोनों के बीच का रिलेशन हमें ऑलरेडी पता है, दैट जो काइनेटिक एनर्जी होती है, और यहाँ पे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है, दैट इट इज L स्क्वायर बाय 2I. ना हमारे पास ये एक रिलेशन हो गया. अभी हम यहाँ पे समहाउ ओमेगा भी लेके आना है, सो दैट जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो इन तीनों के बीच में ही रहे, ओमेगा के ई एंड एल के बीच में ही हमारे पास जो आंसर है वो रहे. सो उसका करने के लिए हम एल और ओमेगा का रिलेशन देखते हैं. जो एल है हमारे पास, इट इज आई ओमेगा. तो यहाँ से अगर हम आई की वैल्यू निकाल लें, हम यहाँ पे आई को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. आप में से कुछ बोल सकते थे कि सर हम एल को भी तो एज इट इज सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. अगर आप यहाँ पे एल को एज इट इज सब्स्टिट्यूट करते हो तो क्या होगा, इट विल बी आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय 2I. और अगर आप देखते हो तो इट विल बी सेम आई ओमेगा स्क्वायर बाय 2. काइनेटिक एनर्जी का आपके पास एज इट इज रिलेशन आ जाएगा, जो आपको नहीं चाहिए. तो हम यहाँ पे ओमेगा आई को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो यहाँ से आई की वैल्यू आ जाती है एल बाय ओमेगा इज इक्वल टू आई. सो एल स्क्वायर इंटू एल इंटू जो ओमेगा डिवाइड में था वो ओमेगा ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे साथ में 2 भी था. सो ये एल से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एंड इट विल बी हाफ एल ओमेगा. सो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन आ जाता है हाफ एल ओमेगा. और यहाँ से अब हम एल के लिए वैल्यू फॉर्म कर लेते हैं, दैट एल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय ओमेगा. अब आपके पास तीनों में एक सिंगल रिलेशन आ गया है. अब इसके अंदर आप चेंजेस कर सकते हो कि जो नया एल फाइनल होगा वो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी फाइनल
डिवाइड बाय ओमेगा फाइनल। और काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी आपके पास, हाफ ऑफ इनिशियल, और जो ओमेगा फाइनल है दैट इज डबल, सो ट्वाइस ऑफ ओमेगा आई। अभी हमें ये पता है कि जो ये एल था ये हमारे पास इनिशियल था, एल आई की वैल्यू क्या थी, 2 ke इनिशियल बाय ओमेगा इनिशियल। तो हम इसको यहाँ पे यही फॉर्म करते हैं, 2 ki बाय ओमेगा आई। सो ये हाफ यहाँ पे एज इट इज रह जाएगा, हाफ आगे आ जाएगा, और नीचे वाला 2 भी यहाँ पे एज इट इज रह जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं 2 ke डिवाइड बाय ओमेगा आई। हमने ये इस हाफ को और इस 2 को सेपरेट आउट कर लिया, तो इट इज 1/4, और जो ये वैल्यू है इट इज इक्वल टू एल आई। सो एल ऑफ फाइनल इज एल आई बाय 4, इनिशियल का 1/4 हो जाएगा। सो ऑप्शन ए will be the right answer. Let's move to next question. Moment of inertia of a circular wire of mass m and radius r about its diameter is. तो आपके पास जो वायर होगी, वायर ऑलमोस्ट सिलेंड्रिकल शेप ही होती है हमेशा। So let's draw a cylindrical shape. So this is the wire, और इसको हम थोड़ा थिन कर लेते हैं एंड रोटेट कर लेते हैं। सो सपोज ये आपके पास एक वायर है और ये पूछा गया कि अबाउट इट्स डायमीटर। तो अब जो वायर है, वायर का डायमीटर कौन सा होगा। नाउ आपके पास जो वायर होती है, वायर का एज सच कोई डायमीटर नहीं होता। जो वायर के लिए डायमीटर का यहाँ पे कंसेप्ट दिया गया है वो जस्ट एक एक्सिस है जो ऐसे वायर के सेंटर से पास हो रहा होगा। और आपको पता है कि अगर एक आपके पास ऐसे सॉलिड सिलेंडर है और उससे एक ऐसे एक्सिस पास होता है तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है हाफ एम आर स्क्वायर। सो आंसर विल बी एम आर स्क्वायर बाय 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, initial angular velocity of a disk of mass m is omega 1, then two small spheres of mass m attach gently to diametrically opposite point of the edge of the disk, what is the final angular velocity। so यहाँ पे आपके पास स्टार्टिंग में एक डिस्क है, सपोज ये ऐसे डिस्क है, और उसके ऊपर फिर आप दो स्मॉल स्फीयर अटैच कर देते हो डिस्क के ऊपर, एक सपोज यहाँ कर दिया और एक यहाँ पे कर दिया डायमेट्रिकली अपोजिट। तो आपको फाइनल एंगुलर वेलोसिटी बतानी है, तो आपको ये पता है कि ओमेगा यहाँ पे एल है जो कंजर्व रहेगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। सो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम यानी कि आई ओमेगा, डिस्क है तो डिस्क के लिए आई होगा हाफ एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, और ये ओमेगा 1 है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1। फाइनल होगा डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस ट्वाइस ऑफ दो मास अटैच किए हैं, सो और सबका मास इज स्मॉल m है, सो 2m आर स्क्वायर इंटू ओमेगा फाइनल, और यहाँ से आप आर स्क्वायर तो कॉमन लेके कैंसिल कर ही सकते हैं इजिली। सो यहाँ से इट विल बी हाफ भी हम कैंसिल कर सकते हैं कॉमन लेके, हाफ कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से m प्लस 4m बचेगा इंटू ओमेगा फाइनल, हाफ से हाफ कैंसिल, और ओमेगा फाइनल आ जाता है कैपिटल M ओमेगा 1 बाय कैपिटल M प्लस 4m। दिस इज ओमेगा फाइनल। सो कंपेयर करते हैं, ऑप्शन सी मैच करता है राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ए यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ मास 500 ग्राम rolls without slipping on a horizontal surface with its center moving at speed of 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे टोटल काइनेटिक एनर्जी आपको बतानी है, और ये क्या है, यूनिफॉर्म स्फीयर है यानी कि सॉलिड स्फीयर की बात हो रही है यहाँ पे, और विदाउट स्लिपिंग रोटेट कर रहा है, तो मींस उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी में दो टर्म्स होंगी, एक तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल और काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। सो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी सेंटर ऑफ मास स्क्वायर प्लस रोटेशनल हाफ आई ओमेगा स्क्वायर,
और यहाँ से हम आई की वैल्यू पुट कर सकते हैं, एम वी सेंटर ऑफ मास स्क्वायर प्लस आई होगा बिकॉज ये यूनिफॉर्म स्फीयर है तो सॉलिड स्फीयर मान के चलते हैं इसको, तो इट विल बी 2/5 एम आर स्क्वायर, और जो ओमेगा है ओमेगा को लिखा जा सकता है वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर बिकॉज हमें वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास गिवन है। सो ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1/2 प्लस 1/5 एम वी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा टोटल 7/10 एम वी सी एम स्क्वायर। सो ये आ जाती है टोटल काइनेटिक एनर्जी, और इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। मास की वैल्यू है 500 ग्राम यानी कि 1/2 किलोग्राम। 20 सेंटीमीटर है हमारे पास 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी कि इसमें हमें 5/100 इंटू 5/100, सो 25 इंटू 7 होता है, यस 25 इंटू 7 वी विल गेट एज 175, और इसको जब आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये देगा आपको 875, सो 87.5 इंटू 10⁻²22235 -5, और इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 8.75 इंटू 10⁻⁻4, सो ऑप्शन ए हमारा मैच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider a uniform cubical box of side A on the rough floor that it is to be moved by applying minimum possible force F at point A, point B above its center of mass। एक पॉइंट पे अप्लाई करना है एट ए पॉइंट B above center of mass, see figure। If the coefficient of friction is 0.4, then the value of हमें B by into 100 की वैल्यू बतानी है फॉर विच बॉक्स नॉट टू टोपल बिफोर मूविंग, मीन्स बॉक्स को टोपल नहीं करना चाहिए और बॉक्स को ओनली मूव करना है। सो लेट अस डू, इसको पहले स्लाइड कर लेते हैं और पहले डायग्राम बनाते हैं। तो हम बॉक्स की सिर्फ एक सिंगल साइड बनाएंगे सॉल्व करने के लिए। नाउ कंसीडर कीजिए ये हमारे पास बॉक्स है। नाउ इसका एक सेंटर ऑफ मास होगा, सपोज ये सेंटर ऑफ मास का पॉइंट है और यहां से mg डाउनवर्ड लगता है, और हमने एक फोर्स लगाया हुआ है F, वो फोर्स हमने ये इस पॉइंट पे F फोर्स लगाया हुआ है। दिस इज mg, दिस इज फोर्स F, और ये बोला गया है कि ये B अबव द सेंटर ऑफ मास है, मींस जो फोर्स लगाया गया है ये सेंटर ऑफ मास से B डिस्टेंस पे है हॉरिजॉन्टली, सो नॉट सॉरी वर्टिकली। अगर हम ऐसे लाइन लगा दें तो ये वाला डिस्टेंस हमारे पास कितना है, ये वाला डिस्टेंस हमें B दिया गया है, और जो बॉक्स है साइड A, बॉक्स की साइड A है, सो ये जो साइड है ये साइड हमें A मेंशन की गई है। सो नाउ हमें ये बताना है कि बॉक्स टोपल ना करे। तो आपको पता है कि अगर बॉक्स ऐसे ग्राउंड पे रखा हुआ है mg, तो यहाँ पे एक और टर्म है जो एक्ट कर रही होगी, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन ऐसे ऊपर की तरफ एक्ट करेगी। सो दिस इज नॉर्मल रिएक्शन। नाउ जब आप फोर्स लगाओगे और सपोज कीजिए आप इस पॉइंट को फिक्स कर देते हो, तो क्या होगा, जो आपका फोर्स है F फोर्स, ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, कोशिश करेगा रोटेट करवाने की, कैसे एक्सिस में, ऐसे एक्सिस पे रोटेट करवाने की कोशिश करेगा। नाउ सपोज कीजिए बॉक्स जस्ट रोटेट होने वाला है, तो जब बॉक्स रोटेट होने वाला है उस टाइम पे नॉर्मल रिएक्शन कहाँ पे होगी, बिकॉज जस्ट बॉक्स रोटेट होने वाला है, तो अगर हम इसको पॉइंट O मान लें, बॉक्स जस्ट ऐसे रोटेट होने वाला है, तो आपका सिर्फ O पॉइंट इन कॉन्टैक्ट है ग्राउंड के, जो बाकी का ये वाला हिस्सा है ये ग्राउंड के कॉन्टैक्ट में रहेगा ही नहीं,
और अगर ये सारा का सारा ग्राउंड के कॉन्टैक्ट में नहीं है तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे नहीं हो सकती, बिकॉज नॉर्मल रिएक्शन वहां पे आती है परपेंडिकुलरली अबव जहाँ पे ग्राउंड से कॉन्टैक्ट होता है। तो उस सिनेरियो में जो आपकी नॉर्मल रिएक्शन है ये पूरी की पूरी नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगी। बिकॉज हमें जस्ट यहाँ पे बोला गया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स कि बॉक्स टोपल ना करे, तो हम जस्ट अबाउट द टोपल कि मैक्सिमम कब टोपल हो सकता है हम वो वैल्यू सोल्व करेंगे और वही हमारा आंसर होगा। तो ये हमारी कंडीशन है कि जब बॉक्स जस्ट टोपल होने वाला होगा तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे होगी, ये फोर्स F लग रहा होगा, ये mg लग रहा होगा, ये डिस्टेंस b है। और अगर यहाँ पे टोपल होना है इस सिनेरियो में, अगर टोपल होना है तो टॉर्क्स इक्वल होनी चाहिए। किसके अबाउट? टॉर्क अबाउट पॉइंट O, अगर आप चेक करते हो तो नॉर्मल रिएक्शन तो O पॉइंट के ऊपर ही लग रही है, तो ये कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगी। आपका जो F है पार्टिकल, F फोर्स है, ये टॉर्क प्रोड्यूस करेगा कैसे? क्लॉकवाइज। और जो mg है ये टॉर्क प्रोड्यूस करेगा अबाउट पॉइंट O एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर F की जो टॉर्क है वो mg के टॉर्क के बराबर है तभी यहाँ पे टोपलिंग का सिनेरियो बनता है। मींस उस सिनेरियो में टोपलिंग नहीं होगी, बट टोपलिंग कब होगी? जब टॉर्क बाय F, फोर्स F इज ग्रेटर देन टॉर्क बाय फोर्स mg। और नो टोपलिंग की कंडीशन क्या हो जाएगी कि जस्ट टोपल ना हो तो फोर्स जो दोनों की टॉर्क है वो दोनों की टॉर्क इक्वल हो जाए। तो हम इसी सिनेरियो को सॉल्व करेंगे कि जो हमारा जो लीस्ट पॉसिबल वे है कि जिसमें फोर्स भी मैक्सिमम हो और टोपल भी ना हो, कि दोनों की टॉर्क हमारे पास इक्वल हो जाए। नाउ जो F फोर्स है उसकी O पॉइंट के अराउंड टॉर्क हो जाएगी F इंटू इसका O पॉइंट से डिस्टेंस, जो ये डिस्टेंस है इट इज a/2, सो a/2 प्लस b इक्वल्स टू जो mg है, mg का O पॉइंट से डिस्टेंस हो जाएगा a/2, सो mg इंटू a/2। तो हमारे पास ये वैल्यूज आ गई कि जब हम टॉर्क को बैलेंस करेंगे ना, हमारे पास mg की वैल्यू तो है बट हमें अभी f की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी होगी कि f की वैल्यू क्या हो सकती है ना। सपोज कीजिए, बिकॉज यहाँ पे मेंशन है ऑलरेडी कि फ्रिक्शन लग रहा है, तो जो फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन ऑलवेज मोशन के बैकवर्ड एक्ट करता है ऐसे, तो यहाँ पे ये फ्रिक्शन हो गया। तो जो आपने F फॉरवर्ड फोर्स लगाया उसकी वैल्यू कम से कम फ्रिक्शन के बराबर होनी चाहिए, तभी जो आपका बॉक्स है वो आगे की तरफ मूव कर सकता है। और यहाँ पे मेंशन है कि बॉक्स को आगे की तरफ मूव करवाना है, कम से कम फोर्स लगाना है और टोपल भी नहीं होना चाहिए। तो जो आप फोर्स अप्लाई करोगे उसको एटलीस्ट फ्रिक्शन के इक्वल तो होना चाहिए, तभी बॉक्स आगे की तरफ मूव कर सकता है। तो हमें यहाँ से रिलेशन मिल जाता है दैट F इज इक्वल टू एटलीस्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और या F इससे ज्यादा होना चाहिए, कम से कम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होना चाहिए और आगे मूव करवाना है तो जो F की वैल्यू है वो फ्रिक्शनल फोर्स से थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए। सो फ्रिक्शनल फोर्स होता है हमारे पास म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, सो म्यू टाइम्स n, और n क्या होगा नॉर्मल कंडीशन में mg के बराबर, सो म्यू टाइम्स mg। ये हमारे पास रिलेशन आ जाता है F के लिए। अगर और हाँ, यहाँ पे जो रिलेशन था ये था कि जब टोपल हो, ये था कि जस्ट टोपल ना हो या टोपल होने वाला हो। और अगर यहाँ पे हम बोले कि टोपल ना हो तो टोपल ना होने के लिए टॉर्क ऑफ mg ग्रेटर हो जाएगा टॉर्क ऑफ F। तो अभी हम इसके लिए सॉल्व करेंगे। सो टॉर्क ऑफ F की वैल्यू ये है और ये mg की टॉर्क है, दोनों को हमने इक्वल किया है। F की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है म्यू mg a/2 प्लस b इज इक्वल टू mg इंटू a/2। सो mg से mg कैंसिल हो जाएगा और जो म्यू है, म्यू की वैल्यू हमें पता है 0.4 है, सो इट इज 4/10 इंटू a/2 प्लस 4/10 इंटू b इक्वल्स टू
a by 2। सो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अगर हम यहाँ से 10 कॉमन लेके मल्टीप्लाई कर दें उधर, बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ से 10 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आएगा 2a, यहाँ से आएगा 4b और यहाँ पे 5a। तो यहाँ से इसको हम इधर ले जाते हैं। सो 4b इज इक्वल टू 3a और यहाँ से हमें b बाय a कैलकुलेट करना है, तो b बाय a इज 3/4 और 0.75। तो ये हमारे पास 0.75 आंसर आता है। नाउ एक चीज यहाँ पे हमें जो चेक करनी है कि ये हमने थ्योरेटिकल कैलकुलेशन की है। नाउ गोइंग टू प्रैक्टिकल। अगर आप डायग्राम में देखें, जो b है वो मैक्सिमम कितनी वैल्यू ले सकता है, मैक्सिमम b की वैल्यू इतनी हो सकती है जो b डिस्टेंस है। अगर आप फोर्स को ऊपर लेके जाते हैं तो b मैक्सिमम यहाँ तक जा सकता है, उसके बाद तो फोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर लग ही नहीं रहा होगा। तो जो b की मैक्सिमम वैल्यू है इट इज a/2। और अगर आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ से मीन्स क्या आता है, b/a की मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास आ सकती है हाफ, और यहाँ से हमारे पास आ रही है 3/4। मीन्स ये जो क्राइटेरिया है, ये क्राइटेरिया यहाँ तक सेटिस्फाई नहीं होगा, ओनली हम मैक्सिमम वैल्यू इतनी ही ले सकते हैं, हाफ ही ले सकते हैं। तो अगर हम हाफ को मल्टीप्लाई 100 करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 50। सो इसका आंसर होगा 50। नाइदर की अगर आप इसको 0.75 को 100 से मल्टीप्लाई करके 75 लिख दो, बिकॉज जो b है उसकी वैल्यू पे भी लिमिट है, जो कि आप यहाँ पे चेक नहीं कर रहे होंगे, आप यहाँ पे चेक कर रहे हैं। यहाँ पे तो हम नॉर्मली बस मैक्सिमाइज कर रहे हैं चीज़ों को कि मैक्सिमम पॉसिबल चीज़ें हमें क्या मिल सकती हैं, बट हम उसको बाद में डायग्राम के साथ चेक भी करना पड़ेगा। सो आंसर विल बी 50। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। A solid sphere and solid cylinder of identical radii approach an incline with same linear velocity। दोनों की linear velocity same है। Both roll without slipping all throughout। The ratio of heights। तो हमारे पास एक तो solid sphere है जो ऊपर जाता है, एक solid cylinder है वो भी ऊपर जाता है, कोई स्लिप नहीं करता, नॉर्मल रोटेशनल मोशन है और स्टार्टिंग वेलोसिटी दोनों की सेम है। तो हमें रेशियो बताना है कि सिलेंडर कितनी हाइट तक जाएगा और स्फीयर कितनी हाइट तक जाएगा मैक्स, उसका हमें रेशियोज फाइंड आउट करने। सो लेट अस डू। सो बेसिकली हमें यहाँ पे ये पता है कि सपोज कीजिए ये पाथ है उनका और ये मैक्सिमम हाइट है ऑब्जेक्ट के लिए। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट की एनर्जी होगी, ऑब्जेक्ट के पास यहाँ पे ओनली काइनेटिक एनर्जी होगी और यहाँ पे ओनली पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो एनर्जी कंजर्वेशन से हम निकाल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी की कोई वैल्यू होगी, इट विल बी इक्वल टू mgh, और यहाँ से हम हाइट निकाल लेंगे और दोनों की हाइट्स का फिर रेशियो निकाल सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम दोनों की काइनेटिक एनर्जीज निकालते हैं और फिर उनसे हाइट्स निकालते हैं। तो जो सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, उसकी हमारे पास बिकॉज दोनों की इनिशियल वेलोसिटी सेम है तो दोनों की इनिशियल वेलोसिटी v लेके चलते हैं। तो ये तो हो गया ट्रांसलेशनल कंपोनेंट हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई की वैल्यू है सॉलिड के लिए 2/5 m आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा को लिखा जा सकता है v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। सो यहाँ पे कैंसिल करेंगे, 2 से 2 कैंसिल होगा, इनको जब ऐड करेंगे तो मिलेगा 7/10 mv स्क्वायर। ऐसे ही काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिलेंडर, और ये सॉलिड सिलेंडर है, सो इसके लिए भी हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई, सॉलिड सिलेंडर का आई होता है हाफ एम आर स्क्वायर इंटू अगेन वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो जब इसको यहाँ से आर कैंसिल करेंगे 1/2 प्लस 1/4 यानी कि 3/4 एम वी स्क्वायर। तो ये दोनों की काइनेटिक एनर्जीज आ जाती हैं, और जब आप इनको हाइट के इक्वल करते हो, सो जब 7/10 एम वी स्क्वायर को एम जी, और ये हाइट होगी सिलेंडर की, सो m से m कैंसिल हो जाएगा
और जो एच एस एस है उसकी वैल्यू आएगी 7v² by 10 सिमिलरली 3/4 mv² को इक्वेट करेंगे, इट इज इक्वल टू mgh सिलेंडर cy, तो m से m कैंसिल, और जो hcy आता है हमारे पास यहाँ से, इट इज 3v²/4g। तो अब जब दोनों का रेशियो निकालते हैं स्फेयर बाय सिलेंडर, स्फेयर बाय सिलेंडर, so it is 7v²/10g इंटू 3v², ये 4g ऊपर चला जाएगा, v² से v², g से g, ये 2 पे और ये 5 पे, सो 14/15 आंसर आ जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स स्लाइड कर लेते इसको थोड़ा। द फॉलोइंग बॉडीज आर मेड टू रोल अप विदाउट स्लिपिंग, अगेन जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में था, ये भी ऊपर की तरफ जा रही है, सेम इंक्लाइन प्लेन हॉरिजॉन्टल। एक रिंग है जिसकी रेडियस r है, सॉलिड सिलेंडर है, रेडियस r/2 है, सॉलिड स्फीयर है, रेडियस r/4 है। इन ईच केस स्पीड ऑफ द सेंटर मास ऑफ द बॉटम ऑफ द इंक्लाइन इज सेम। रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट हमें बताना है कि मैक्सिमम हाइट का रेशियो क्या होगा। एंड मेड, यहाँ पे मास के बारे में कुछ नहीं गिवन, यस, तो हम क्या करते हैं, मास इक्वल ले लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे मास के बारे में मेंशन नहीं है। अगर डेंसिटी मेंशन होती तो भी हम कुछ कर सकते थे, बट मास के बारे में मेंशन नहीं है, तो हम ये मान के चलते हैं कि सबका मास ही हमारे पास m है। सो अगेन यहाँ पे हमें सेम जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, उसको हम हाइट के इक्वल इक्वेट करेंगे और फिर रेशियो फाइंड आउट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मोमेंट ऑफ इनर्शियास, एंड तो जो रिंग है, रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr²। जो सॉलिड सिलेंडर है उसकी रेडियस r/2 है, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 2/5 m r/2 का स्क्वायर, यानी कि mr²/10। सॉलिड सिलेंडर, और नोट सॉलिड सिलेंडर है सॉरी, तो हाफ mr² होता है, सो mr²/8 हो जाएगा। एंड सॉलिड स्फीयर, तो ये सॉलिड सी लिखते हैं इसको SC, और नाउ सॉलिड स्फीयर, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 2/5 m, r की वैल्यू है r/4, एंड यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, सो 2/5 m r²/16, तो ये हो जाता है mr²/8 इंटू 540, ये यहाँ पे कट कर देगा। सो हमारे पास तीनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गए। नाउ लेट्स डू द कैलकुलेशन फॉर काइनेटिक एनर्जीज। सो जो रिंग है, रिंग की काइनेटिक, अगेन उसके पास दो टाइप की काइनेटिक एनर्जी होगी, रोटेशनल और अगेन ट्रांसलेशनल। तो ट्रांसलेशनल होगी हाफ mv², और सबके लिए वेलोसिटी सेम है, इन ईच केस स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ मास एट द बॉटम सेम है, तो सबके लिए v ही होगी इनिशियल वेलोसिटी, प्लस हाफ I की वैल्यू है mr² इंटू ओमेगा आता है, ओमेगा होगा यहाँ पे हाफ I ओमेगा² आता है, तो ओमेगा हो जाएगा v²/r², सो r² से r² कैंसिल हो जाएगा, और ये हाफ mv² प्लस हाफ mv², ये हमें देता है mv²। नाउ रिंग हो गया, अब हम आते हैं सॉलिड सिलेंडर पे, काइनेटिक एनर्जी सॉलिड सिलेंडर। सो हाफ mv² तो एज इट इज रहेगा, प्लस हाफ I, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है mr²/8 इंटू
वी स्क्वायर बाय रेडियस का स्क्वायर, और आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि जो रेडियस की वैल्यू है वो r/2 है सॉलिड सिलेंडर के लिए। सो ये हो जाएगा r स्क्वायर बाय 4, और ये 4 आ जाएगा इधर। सो ये 2 पे कट करेगा, r स्क्वायर से r स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर प्लस 1/4 mv स्क्वायर, ये भी कट हो चुका है। सो हाफ प्लस 1/4 mv स्क्वायर, और इसको ऐड करके आपको मिलेगा 3/4 mv स्क्वायर। नाउ सिलेंडर हो गया। अब आता है सॉलिड स्फीयर। सो काइनेटिक एनर्जी सॉलिड स्फीयर SS हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाय 40 है, इनटू v स्क्वायर बाय रेडियस का स्क्वायर, और रेडियस है r/4 यानी कि r स्क्वायर इनटू 16। सो ये देगा 8 पे कटिंग, और ये देगा इधर 5। r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, तो 1/2 प्लस 1/5, और ये होता है 7/10 mv स्क्वायर। तो आपके पास काइनेटिक एनर्जीज आ गई। नाउ हाइट्स निकाल लेते हैं। सो हमें ये पता है दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mgh। सो यहाँ से हाइट आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी बाय mg। सो हाइट ऑफ रिंग आएगी mv स्क्वायर बाय mg, और इसको बोला जा सकता है v स्क्वायर बाय g। हाइट ऑफ सॉलिड सिलेंडर आएगी 3/4 mv स्क्वायर बाय mg, और ये हो जाएगा 3/4 ऑफ v स्क्वायर बाय g। एंड हाइट ऑफ सॉलिड स्फीयर इज 7/10 mv स्क्वायर डिवाइड बाय mg। सो ये कैंसिल होके देगा 7/10 v स्क्वायर बाय g। तो आप देखोगे तो v स्क्वायर बाय g, v स्क्वायर बाय g, v स्क्वायर बाय g सब में कॉमन है, और हमें रेशियो ही निकालना है। सो रेशियो में v स्क्वायर बाय g तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो रेशियो आएगा रिंग, सॉलिड सिलेंडर एंड सॉलिड स्फीयर। सो दिस इज द रेशियो, और हम दोनों को सोल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, 20 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आई थिंक अगर हम 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 20 होगा, 5 इंटू 3 15, और ये 10 इंटू 2 14। सो दिस इज द, और इसको फर्दर कट नहीं किया जा सकता। सो आई थिंक यहाँ पे आंसर ये होना चाहिए था, बट ये जो ऑप्शंस हैं यहाँ पे इन्होंने ऑप्शंस को स्विच किया हुआ है। सो आइदर इस आंसर में प्रॉब्लम है, बट आंसर ये होगा। यहाँ पे जो ऑप्शन है आइदर रॉन्गली मेंशन है, ये मीन्स मिस टाइपिंग है। सो ये आना चाहिए था 20:15:14, बिकॉज जो रिंग है, रिंग की हाइट सबसे ज्यादा होगी, और पहले यहाँ पे रिंग मेंशन है। सो विद दिस लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। So a homogeneous solid cylinder roller of radius r and mass m is pulled on a cricket pitch by horizontal force, assuming rolling force without slipping angular acceleration of the cylinder. So let's draw एक रोलर ड्रॉ करते हैं, विद फिल होगा ये। तो सपोज कीजिए ये रोलर है, एंड वी नो दैट जो रोलर है हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है उसके ऊपर, और जो रोलर है वो सेंटर से कनेक्टेड होता है ऑलवेज। तो ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो ऐसे लग रहा है, उसके सेंटर पे लग रहा है, और ये हो गया फोर्स जो हमने F अप्लाइड किया है। नाउ सपोज ये ऐसे रोटेट कर रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, तो इस पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा इस पॉइंट पे, ये पॉइंट यहाँ पे बैकवर्ड जा रहा होगा, और जो यहाँ पे बिकॉज जो आपका F फोर्स है ये किस पे लग रहा है, सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है, तो ये रोटेशन प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो यहाँ पे जो ओमेगा की रोटेशन है वो फ्रिक्शन की वजह से लगेगी, और उसके लिए अगर ऑब्जेक्ट को ऐसे रोटेट करना है तो फ्रिक्शन को पीछे की तरफ लगना पड़ेगा। सो इट इज Fr।
नाउ अब हम इसको बेसिकली सोल्व कर सकते हैं। जो सिस्टम पे जो टोटल टॉर्क होगी, टॉर्क प्रोवाइड की जाएगी। हम अगर ओ पॉइंट के रिस्पेक्ट में मेजरमेंट कर रहे हैं तो टॉर्क प्रोवाइड करेगा फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन टॉर्क हो जाएगी फ्रिक्शनल फोर्स इनटू रेडियस, और टॉर्क होती है आई अल्फा। सो आई इंटू अल्फा इज इक्वल टू एफ आर इंटू आर, और अल्फा को लिखा जा सकता है, बिकॉज कोई स्लिपिंग नहीं है तो अल्फा को लिखा जा सकता है ए बाय आर इंटू एफ आर इंटू आर, और आई की वैल्यू ये आपके पास किसकी शेप में है, सॉलिड सिलेंडर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ एम आर स्क्वायर। सो हाफ एम आर स्क्वायर इंटू ए बाय आर इज इक्वल टू एफ आर इंटू आर। एफ आर क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स। सो ये आर स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे और फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू आ जाती है यहाँ पे एम ए बाय 2। नाउ अब हम यहाँ पे फोकस करते हैं कि जो सिस्टम है, ये सिस्टम फॉरवर्ड जा रहा होगा किसी एक्सेलरेशन से, तो जो सेंटर ऑफ मास है उसका एक्सेलरेशन हो जाएगा ए एफ माइनस एफ ऑफ आर डिवाइडेड बाय मास, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी बाय टोटल मास। तो ये हो गया एक्सेलरेशन। यहाँ पे एफ आर की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है, एम को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, एम ए इज इक्वल टू एफ माइनस एफ आर इज एम ए बाय 2, और यहाँ से ये इधर आके ऐड हो जाएगा 3ma/2 इज इक्वल टू एफ, और यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाती है 2f/3m। नाउ हमें एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है, यानी कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, अल्फा फाइंड आउट करना है, और अल्फा होता है ऑलरेडी मेंशन a/r, और a की वैल्यू यहाँ पे ये है हमारे पास, सो इट विल बी 2f/3mr। Option D is the right answer. Next question. A roller is made by joining two cones at their vertices O. It is kept on two rails AB and CD, which are placed asymmetrically. तो ये टू रेल्स पे है, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे डायग्राम में, तो जो BD है वो CD के पैरेलल नहीं, CD स्ट्रेट जा रही है, और जो AB है, सॉरी ए बी सी डी के पैरेलल नहीं है, ए बी थोड़ा एंगल पे है और सी डी स्ट्रेट जा रही है, एज पर डायग्राम जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इट इज गिवन लाइट पुश टू द स्टार्ट, सो द रोलिंग विद सेंटर ओ मूविंग पैरेलल टू सी डी। जो ओ पॉइंट है वो आगे की तरफ जाने लग रहा है और इसको थोड़ा पुश दिया गया था। एज इट मूव्स रोलर विल टेंड टू, तो अब ये बताना है कि जो जैसे ये मूव करेगा तो रोलर कैसे कोशिश करेगा जाने की। सो सपोज कीजिए ये v वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रहा है, तो सेम वेलोसिटी इस पॉइंट पे भी होगी और इस पॉइंट पे भी होनी चाहिए। तो अगर आप ये देखो, इस वेलोसिटी को आप यहाँ पे ड्रॉ करते हो, ये सपोज आपके पास वेलोसिटी है इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे ये एंगल थीटा बनाएगा, और इस एंगल थीटा की वजह से यहाँ पे वेलोसिटी के आपके पास दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक परपेंडिकुलर। एक कंपोनेंट आपके पास ऐसे होगा जो ए बी लाइन के अलोंग होगा, और एक कंपोनेंट आपके पास ऐसे होगा जो ए बी लाइन के परपेंडिकुलर होगा। ना जो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, इसकी वजह से क्या होगा, एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोमेंटम होगा, और ये जो रोलर है वो इस डायरेक्शन में भी मूव करने की कोशिश करेगा। सो जो रोलर है वो लेफ्ट में जाने की कोशिश करेगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर रोल of mass m is being pulled on a horizontal surface with force F parallel to the surface and applied at its center. If the acceleration of the cylinder is a and it is rolling without slipping, then the value of F. तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने जस्ट अभी सॉल्व किया था। अगेन जो हमारा अभी क्वेश्चन था, शायद आई थिंक प्रीवियस ये वाला क्वेश्चन था जो हमारा, तो हमने यहाँ पे F की वैल्यू कैलकुलेट की थी, और ये सेम क्वेश्चन है वहां पे भी। अगर आप देखो स्टेटमेंट में,
जो फोर्स है पैरेलल टू द सरफेस एंड अप्लाइड टू द सेंटर, सेंटर पे फोर्स अप्लाई किया गया, सिलेंडर का मास m है, तो फोर्स की वैल्यू बतानी है हमें। तो जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था ये वाला, इसमें भी हमने फोर्स को सेंटर पे अप्लाई किया है, एक फ्रिक्शनल फोर्स आएगा जो इसको रोटेशन प्रोवाइड करेगा और फोर्स की वैल्यू आ जाएगी ये, जब हम इसको सोल्व करेंगे 3ma/2। तो इसको हम कॉपी करते हैं एंड पेस्ट इट देयर। और अगर आप देखोगे आंसर सी, ऑप्शन सी विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a cylinder of mass mc and sphere of mass ms are placed at a point a and b of two incline respectively. See figure. If they roll on the inclined plane without slipping such that their accelerations are same, the ratio of theta बताना है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट इंक्लाइन प्लेन पे डाउनवर्ड आता है विद रोटेशनल मोशन, तो जो उसकी एक्सेलरेशन है, उस एक्सेलरेशन के लिए एक सिंपल फॉर्मूला होता है आपके पास, दैट a इज इक्वल टू g sin theta by 1 plus I by mr square, और यहाँ पे थीटा होता है एंगल ऑफ इंक्लाइन। तो पहले अगर हम सिलेंडर की बात करें जो यहाँ पे है, इसके लिए AC हो जाएगा, और हम यहाँ पे बिकॉज मेंशन नहीं है तो हम इसको सॉलिड सिलेंडर मान के चलेंगे और स्फीयर को सॉलिड स्फीयर मान के चलेंगे। सो इट विल बी g sin थीटा c 1 प्लस I हो जाएगा हाफ mr स्क्वायर डिवाइड बाय mr स्क्वायर, ये कैंसल हो जाएगा यहाँ पे। सो AC विल बी, दिस विल गिव 3/2 और 2 पर आ जाएगा 2g sin थीटा c बाय 3। एंड सिमिलरली जो सॉलिड स्फीयर के लिए हो जाएगा g sin थीटा s 1 प्लस 2/5 mr स्क्वायर डिवाइड mr स्क्वायर। So 1 plus 2/5, this will give us AS is equal to 7, yes, 5/7 g sin थीटा s। और ये बोला गया कि ये दोनों इक्वल हैं, तो अगर दोनों इक्वल हैं तो इक्वेट कर देते हैं 2g, कहाँ पे बोला गया इक्वल, एक्सेलरेशन आर सेम, सो 2g sin थीटा c by 3 is equal to 5g sin थीटा s by 7। g से g कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास sin थीटा c by sin थीटा s करना है हमें, थीटा c by sin थीटा s, ये हमें देगा 5/7 इंटू 3/2, सो 15/14 इज द आंसर, और ऑप्शन डी हमारा मैच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a loop of radius r with mass m rotating on angular velocity omega node is placed on a rough horizontal disk. The initial velocity of the center of the loop is 0. What will be the velocity of the center of the hoop when it ceases to slip? So सपोज कीजिए ये आपके पास रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस पे हमने ये लूप को रखा जिसकी रेडियस आर है, मास m है और रोटेशनल वेलोसिटी ओमेगा नोड है। सो ये हमारा, आई थिंक हमें इसको विदाउट फिल करना होगा बस। तो ये हमारे पास लूप है और इस लूप को हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट करवा देते हैं ग्राउंड के साथ। तो ग्राउंड के साथ कॉन्टैक्ट होने से जस्ट पहले ये किससे रोटेट कर रहा था, ओमेगा नोड वेलोसिटी से रोटेट कर रहा था, रेडियस आर है, मास m है। तो जैसे ये ग्राउंड को टच करेगा तो यहाँ पे क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा यहाँ पे, ओके। एंड बिकॉज फ्रिक्शन इन्वॉल्व हो गया तो एनर्जी तो कंजर्व हो नहीं सकती, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे
जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। सो स्टार्टिंग एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, जब ये एयर में था तो अगेन एंगुलर मोमेंटम होता है आई ओमेगा, और ये लूप है तो लूप रिंग की तरह वर्क करता है, सो इट विल बी एम आर स्क्वायर इंटू स्टार्टिंग जो था हमारा ओमेगा नोड था। नाउ जैसे ये ग्राउंड को टच करता है इधर टच पॉइंट पे, तो ये जो इसकी इनिशियल रोटेशन होगी वो इस पॉइंट के अराउंड स्टार्ट होगी। इनिशियली ये इस पॉइंट के अराउंड स्टार्ट करेगा, फिर धीरे धीरे सेंटर के अराउंड रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। तो अगर हम इस पॉइंट को पॉइंट पी ले लें और इस पी पॉइंट के लिए एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करें, तो ये तो था इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। नाउ एंगुलर मोमेंटम अबाउट पी। पी पॉइंट पे अगर आप एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी पी पॉइंट का चाहिए होगा, और पी पॉइंट के अराउंड रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 2m आर स्क्वायर इंटू ओमेगा डैश। अब दोनों को इक्वेट करते हैं, तो जब दोनों को इक्वेट करेंगे हम, सो हमें मिलेगा 2m आर स्क्वायर ओमेगा डैश इज इक्वल टू m आर स्क्वायर ओमेगा नोड, और यहाँ से ओमेगा आर से ये कैंसिल हो जाएगा और ओमेगा डैश की वैल्यू आएगी ओमेगा नोड बाय 2। सो वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, हमें वेलोसिटी बतानी है, तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा उसका डिस्टेंस हो जाएगा r, और v होती है r ओमेगा, और ओमेगा डैश की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, v डैश विल बी r ओमेगा डैश, सो इट विल बी r ओमेगा नोड बाय 2। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। A tennis ball treated as a hollow spherical shell starting from O rolls down a hill. At point A, the ball becomes airborne, leaving at angle of 30 degree with the horizontal. The ball strikes at B, the value of distance AB. So हम AB की वैल्यू निकालनी है। तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखें तो आप ये पाएंगे कि जो A to B है मोशन है, इट इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो अगर आपको यहाँ पे वेलोसिटी पता लग जाए कि किस वेलोसिटी से ए पॉइंट पे ऑब्जेक्ट होगा, आपको एंगल पता है, तो आप निकाल सकते हो कि जो डिस्टेंस ट्रैवल किया जाएगा वो डिस्टेंस कितना होगा। एंड यहाँ पे रोल्स डाउन है, एंड फ्रिक्शन के बारे में कुछ नहीं गिवन, सो जो एनर्जी है वो कंजर्व रहेगी। सो लेट अस स्टार्ट। हम यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन से क्वेश्चन को पहले ए पॉइंट पे वेलोसिटी निकालते हैं, और जैसे ही वेलोसिटी मिल जाएगी फिर हम हाइट कैलकुलेट और रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं ए टू बी। सो जो हमारा ये है, इस लेवल को हम ग्राउंड मानते हैं, ये हमारा ग्राउंड लेवल हो जाएगा। तो ओ पॉइंट की एनर्जी हो जाएगी, इट विल बी एम जी एच की वैल्यू यहाँ पे 2 है, और ओ पॉइंट पे बॉल रेस्ट पे है। नाउ कमिंग टू पॉइंट ए पॉइंट पे बॉल की हाइट है 0.2 मीटर, सो एम जी इंटू 0.2 प्लस यहाँ पे कोई काइनेटिक एनर्जी होगी। सो थोड़ा एडजस्ट करते हैं इक्वेशन को, ये 2 इधर आ जाएगा mg, और ये माइनस होके देगा mg इंटू 1.8 इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, एम से m कैंसिल हो जाएगा, ये इधर आएगा, तो इट विल गिव 20 इंटू 1.8 इज इक्वल टू वी स्क्वायर। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको देगा 36 इज इक्वल टू वी स्क्वायर, और यहाँ से v आ जाता है 6 मीटर पर सेकेंड ए पॉइंट के लिए। ना हमारे पास वेलोसिटी आ गई। हमने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी, दैट हमने बॉल को पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लिया और हमने ओनली ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ली। हमको यहाँ पे जो इसके लिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, बिकॉज बॉल के पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी है, हमें वो भी लेना होगा, और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मेंशन है। सो यहाँ पे प्लस में एक और टर्म आएगी, दैट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और आई इज 2/3 एम आर स्क्वायर इंटू साथ में आएगा ओमेगा इज वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। सो ये कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, और यहाँ पे प्लस में आएगा 1/3 एम वी स्क्वायर। सो इसको हम रब करते हैं सारे को,
m से m कैंसिल होगा, ये मल्टीप्लाई होके 18 देगा, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये 6, ये 5/6 देगा और यहाँ पे v स्क्वायर आएगा। सो v विल बी 18 इंटू 6 108/5। तो ये हमारे पास v की वैल्यू आती है। नाउ जो रेंज होती है हॉरिजॉन्टल रेंज, उसके लिए फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन ट्वाइस ऑफ थीटा बाय g, बिकॉज मैक्सिमम रेंज होती है u स्क्वायर बाय g। सो u स्क्वायर की वैल्यू 108/5, थीटा 30 डिग्री है, साइन 60 होता है √3/2 इंटू जी 1/10। सो 5 इंटू 2 10 इंटू 10 100। 108 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड में तो आ जाएगा 100 और ये आएगा हमारे पास 186.8। तो इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो 1868 एंड यहाँ से ऑप्शन आता है, ये ऑप्शन ए 1.8 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a thick walled hollow sphere has outside radius r node. It rolls down an inclined plane without slipping. Its speed at the bottom is v node. Now the incline is waxed so that practically frictionless, means पहले friction था फिर friction को remove कर दिया गया। Observed to slide down without rolling. Its speed at the bottom is observed to be 5v node by 4. The radius of gyration of the hollow sphere about its axis through the center is. तो हमें यहाँ पे radius of gyration find out करनी है। So let us do. तो यहाँ पे दो पार्ट होंगे। फर्स्ट पार्ट में रोटेशन होगी, रोटेशन से हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे और वेलोसिटी निकालेंगे, और फिर दूसरा विदाउट रोटेशन, यानी कि आप उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के निकाल सकते हैं। सो केस 1 रोटेशन, जब हम रोटेशन से सॉल्व करेंगे, सो जब ऑब्जेक्ट रोटेट करेगा, सपोज वो h हाइट से नीचे की तरफ आता है, तो जब वो नीचे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो जाएगी और उसके पास क्या होगी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। सो एनर्जी कंजर्वेशन में क्या होगा, mgh इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, और ये होलो स्फेयर है प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और आई इज यहाँ पे 2/3 होगा। बट हमें यहाँ पे रेडियस ऑफ जायरेशन निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, 2/3 ना यूज करके m टाइम्स k स्क्वायर यूज करते हैं। अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है और अगर आप उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना चाहते हैं तो उसके लिए नॉर्मल फॉर्मूला होता है mk स्क्वायर, वेयर k इज रेडियस ऑफ जायरेशन, और यहाँ पे इनटू आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा होता है v स्क्वायर बाय r स्क्वायर। सो यहाँ से हम m से m कैंसिल कर सकते हैं, और m से m कैंसिल करने के बाद v स्क्वायर कॉमन लेके बाकी के टर्म्स को साइड कर सकते हैं। gh इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय 2 इंटू 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, और यहाँ से v स्क्वायर आ जाता है 2gh 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, और v आ जाएगा इसका अंडर रूट। और ये किसके इक्वल मेंशन है, ये v नोड के इक्वल मेंशन है। नाउ केस 2 में मेंशन है नो रोटेशन, कोई रोटेटर्स नहीं हो रहा, तो ये वाली टर्म नहीं आएगी। अब हो जाएगा mgh इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, और यहाँ से m कैंसिल हो जाता है, और हमारे पास बचता है v स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 2gh, और v इज रूट 2g। और ये किसके इक्वल मेंशन है, इट इज मेंशन टू 5v नोड बाय 4k इक्वल। तो अगर यहाँ से v नोड की वैल्यू कैलकुलेट करें इस इक्वेशन से, यहाँ से v नोड आ जाएगा 4/5 रूट 2gh। सो क्या करते हैं, ये v नोड की वैल्यू हमारे पास आ रही है और ये हमारे पास v नोड की वैल्यू आ रही है, दोनों को अगर इक्वेट करते हैं, सो 4/5 रूट 2gh इज इक्वल टू
√2gh डिवाइडेड बाय √1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, आप दोनों साइड का स्क्वायर कर सकते हैं, ये ऊपर आ जाएगा और ये उधर जाके रिवर्स हो जाएगा। सो स्क्वायर करते हैं पहले, 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये उधर जाके रिवर्स और उसका स्क्वायर यानी कि 25/16, और ये इसको इधर सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 में से ले जाके, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25/16 -1 होगा तो इट विल बी 9/16, और यहाँ से आ जाता है k बाय आर इज इक्वल टू 3/4, और k की वैल्यू आ जाती है 3/4 इंटू आर। ये रेडियस ऑफ जायरेशन की वैल्यू आती है, और 3/4, here is the option. Option B is the right answer. Next question. A solid sphere is rolling on a surface as shown in the figure with translational velocity v meter per second. If it is to climb the inclined surface continually without slipping, कोई स्लिप नहीं करना, मीन्स रोल होना है, मिनिमम वेलोसिटी बतानी है कि मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए। तो अगेन जब ये यहाँ पे पहुंच जाएगा हाईएस्ट पॉइंट पे तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, ओनली पोटेंशियल एनर्जी होगी। यहाँ पे इसके पास क्या है, ट्रांसलेशनल है और रोटेशनल है, तो दोनों का सम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होना चाहिए। सॉलिड स्फीयर है, सो ये होगी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई की वैल्यू होगी 2/5 एम आर स्क्वायर, और ओमेगा इज वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच। सो हाफ से हाफ कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, 1/2 हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 1/5 एम वी स्क्वायर, दोनों को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 7/10 एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच। एम से एम कैंसिल हो जाता है, और हमें यहाँ पे वेलोसिटी बतानी है, सो वेलोसिटी विल बी v is equal to 10 gh by 7 under root. Let's move to final question for this chapter. So a round uniform body of radius r, mass m, movement inertia I rolls down without slipping on inclined plane theta with horizontal, then the acceleration is. So जब भी कोई inclined body theta incline से, जब भी कोई ऑब्जेक्ट थीटा इंक्लाइन से रोटेट करते हुए नीचे आता है विदाउट स्लिपिंग विद प्रॉपर रोटेशन, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है g sin थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर। ये इसका डेरिवेशन भी आप मल्टीप्लाई टाइम्स अपनी थ्योरी क्लासेस में कवर कर चुके हो। सो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। सो विद दिस हमारी ये इस चैप्टर के लिए कंप्लीट सीरीज होती है। हमने इसमें अराउंड 12 वीडियोस शूट की हैं, एंड होपफुली वो आपके लिए एनफ होंगे इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के लिए। एंड इफ स्टिल अगर आपके डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई सजेशंस हैं तो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, और अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आल्सो अगर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं फाइनेंशियली तो QR कोड को स्कैन कीजिए और डू मेक सम डोनेशन, इट हेल्प्स अ लॉट टू कीप अस गोइंग and have better computer hardware. With this we finish this video here, and from next we will start next chapter from the next video series. First of all हम नीट के लिए करेंगे और फिर सिमिलरली जेई के लिए करेंगे. So again, thanks for watching. We will meet in next video.